ये लेक्चर जो है हमारा कंटिन्यूशन में चल रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे दमिया, बदिया, मुतलमिया, मुदिया, हशीमा एंड मुनाकिला। इसके जो तीन ऊपर वाले काइंड्स हैं, दमिया, बदिया, मुतलमिया, ये जो है वो डिफरेंट हैं शज्जा से। बाकी तीन जो है वो सिमिलर हैं, मुदिया, हशीमा एंड मुनाकिला। तो ये आपको तीन जो है वो स्टडी करने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसका सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे, कोई कॉजेज़ गैर जायफ़ा। आप गैर जायफ़ा की डेफिनेशंस बता रहे हैं तो उनकी पनिशमेंट हम फिर बाद में पढ़ेंगे। इन विच द स्किन इज़ रैप्चर्ड एंड ब्लीडिंग अकर्स इज सेड टू कॉज दमिया। जब स्किन रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है, कहाँ ये बात हो रही है? आपके हेड एंड फेस के अलावा ऐसा पार्ट जिसके अंदर हड्डी मौजूद हो, ठीक है। तो वहाँ पे अगर ब्लीडिंग अकर्स होती है तो ये होगा दमिया, यानी कि मामूली सा हर्ट जो है, ये बिल्कुल ही हल्की काइंड है हर्ट की। बाय कटिंग और इंसाइजिंग द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग द बोन इज सेड टू कॉज बदिया। यानी कि अगर आपने कट किया है या इंसाइज किया है, कोई ऐसा जो है चीज़ आपने नोकदार जो है वो अगर इंसाइज की है बोन एरिया में, तो इसको हम कहेंगे विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, जिसमें बोन आपका जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम कहेंगे बदिया। बाय लेसिरेटिंग द फ्लैश इज सेड टू कॉज मुतलमिया। अगर आपने लेसिरेट किया है फ्लैश को तो ये जो है आपका मुतलमिया में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस बाय एक्सपोजिंग द बोन इज सेड टू कॉज मुदिया। यहाँ पे जो है आपकी बोन जो है वो एक्सपोज हो गई है, ठीक है। और बाय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन विदाउट डिसलोकेटिंग, जिसे हमने पहले पढ़ा था। एक में आपकी बोन नज़र आ रही है, दूसरे में जो है बोन आपकी फ्रैक्चर तो हुई है लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई, और आखिरी में जो है आपका मुनाकिला में आपकी बोन जो है वो फ्रैक्चर के साथ साथ डिसलोकेट भी हुई है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक सेम ही है, लेकिन वो सिर्फ हेड एंड फेस के वाले से थे, और ये जो है वो आपका बॉडी पार्ट है जिसके अंदर आपका हड्डी जो है बोन शामिल है। इसकी जो पनिशमेंट्स हैं वो हमें 337F में बताई गई हैं। आपको पता है कि ये 337 ADF क्यों फेमस है? क्योंकि डी में जो है आपकी पनिशमेंट है शज्जा की, और एफ़ के अंदर आपकी पनिशमेंट आ जाती है गैर जायफ़ा की, और ए जो है वो आपकी जो सिंपल है आपका 337A, उसमें आपको पूरा उसके बारे में, हार्ट के बारे में बताया गया है। अच्छा, whoever by doing any act with intention of causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to any person causes, अगर दमिया कोई करते हैं उसकी पनिशमेंट क्या होगी? दमिया to any person shall be liable to daman and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। यानी कि उसको आपकी दमन की सज़ा होगी, दमन के साथ साथ आपको क्या करना होगा? 1 ईयर की सज़ा होगी। बदिया में क्या होगा? बदिया shall be liable to daman and may be punished with imprisonment of the description which may extend to 3 years। अच्छा, इसमें 1 ईयर के बाद डायरेक्ट जो है बदिया में 3 ईयर है और दमन है साथ में, और मुतलमिया में जो है आपका दमन है और प्लस में 3 ईयर्स पनिशमेंट है, सिमिलर है, यानी कि 3 ईयर्स में भी है, 3 ईयर्स उसमें भी है। अच्छा, इसके अलावा जो है मुदिया में जो है वो शैल बी लायबल टू दमन में आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 ईयर। मुदिया में 5 ईयर पनिशमेंट है और दमन है। इसके अलावा हशीमा में जो है आपका दमन के साथ साथ 5 ईयर्स है, और मुनाकिला में आपका जो है दमन के साथ साथ 7 ईयर है। अब आपने एक चीज़ तो नोट की होगी कि जब हमने शज्जा का पढ़ा था तो शज्जा में हमारे पास अर्श था, लेकिन अर्श हमने कैसे निकाला था? हमने दियत की परसेंटेज निकाली थी। किसी में हमने 5% पे किया था, किसी में हमने 10 किया था, किसी में 15 किया था, और किसी में 1/3 किया था, और किसी में 50 किया था। इसी तरह से यहाँ पे जो है हम अर्श नहीं देंगे, यहाँ पे होगा दमन, और दमन जो होती है वो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है, और अर्श हमेशा जो निकलता है वो दियत की परसेंटेज से निकलता है, ठीक है। तो ये इसमें और उसमें यही डिफरेंस है, गैर जायफ़ा में और आपका शज्जा में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 337 पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। हमने एक सेक्शन पढ़ा था जो कि था पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, लेकिन वो था कत्ले अम्द में, ठीक है। यानी कि उसमें हर्ट नहीं था, वो कत्ल था। पनिशमेंट ऑफ कत्ले अम्द फॉर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, और यहाँ पे है हर्ट। Whoever causes hurt by rash and negligent driving shall be liable to arsh or daman specified for kind of hurt caused and may also be punished with imprisonment for either description which may extend to 5 years। यानी कि अगर आपने रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करके किसी को हर्ट किया है तो उसकी आपकी पनिशमेंट जो है वो 5 ईयर ताज़ीर होगी, और आपको उसके साथ साथ शैल बी लाइबल टू अर्श और दमन। ये भी डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि वो अर्श इम्पोज करते हैं या दमन करते हैं। जब आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपने रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की है और आप वो पर्सन जो इसकी डेथ नहीं हुई, कत्ले अम्द नहीं हुआ, हर्ट हुआ है, तो आप ये किस सेक्शन में फॉल करेगा? तो वो सेक्शन है 337G। लेकिन अगर
रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में अगर किसी का कत्ल हो जाता है तो उसकी जो है वो सेक्शन वो अलग है, 319 सेक्शन है उसका। आप एक दफ़ा फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है। 337H पनिशमेंट फॉर हर्ट्स बाय नेग्लिजेंट रेश और नेग्लिजेंट एक्ट। अब ये जो है रेश एंड नेग्लिजेंट एक्ट हमने पढ़ा था कत्ले बिस्सबब, अगर आपको याद हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसका कत्ले बिस्सबब में हमारे पास एक प्रोविजो था, उस प्रोविजो के अंदर ना हमें बताया गया था कि अगर आप कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट करते हैं, नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं जिससे किसी का जो है डेथ हो जाती है, जानी नुकसान होता है, तो उसकी सज़ा क्या है, तो उस पर ना वो सेक्शन लगेगा, ये नहीं लगेगा। ये है पनिशमेंट फॉर हर्ट, अगर आपने किसी को हर्ट किया है बाय रेश और नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक है। हुएवर कॉजेज हर्ट बाय रेश और नेग्लिजेंट एक्ट अदर देन रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग शैल बी लायबल टू अर्श और दमन specified for the kind of hurt caused and may also be punished with imprisonment for either description for which may extend to 3 years। यानी कि इसकी जो पनिशमेंट है वो 3 साल होगी अगर आपने ड्राइविंग नहीं की, ड्राइविंग के अलावा जो हर्ट किया है कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट करके, यानी कि कोई भी ऐसा आपने एक्ट किया जिससे किसी को मतलब नुकसान पहुंचा, जानी नहीं लेकिन उसको फिर भी हर्ट हुआ, तो उसकी आपकी पनिशमेंट होगी 3 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा आपको अर्श या दमन, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है कि आप पे क्या वो जो है पनिशमेंट लगाते हैं, पेनल्टी क्या लगती है। हुएवर डज एनी एक्ट सो रैशली और नेग्लिजेंटली एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ और पर्सनल सेफ्टी टू others shall be punished with imprisonment of either description for a term which extend to 3 months or with fine or with both। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि रैशली और नेग्लिजेंटली कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे इंसानी जान को ख़तरा हो रहा है, ठीक है, या वो पर्सनल सेफ्टी के हक़ में नहीं है, तो उसके पर्सनल सेफ्टी के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो उस पर्सन को फिर जो सज़ा होगी वो होगी 3 मंथ्स की या फ़ाइन या फिर दोनों। 3 मंथ सज़ा भी हो सकती है और फ़ाइन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे सेक्शन 337I पनिशमेंट फॉर कॉजिंग हर्ट बाय मिस्टेक। अगर मिस्टेक से आपने किसी को हर्ट कर लिया, जैसा कि हमारे पास कत्ले ख़ता था, आपको याद होगा 318 में हमने पढ़ा था, 318 में कत्ले ख़ता में ये था कि अगर आपने गलती से किसी का आपने कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ की, इसमें कत्ल नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है हर्ट। अगर आपने ख़ता में किया है तो क्या होगा, हुएवर कॉजेज हर्ट बाय मिस्टेक ख़ता शैल बी लायबल टू अर्श और दमन स्पेसिफाइड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज्ड। यानी कि हर्ट तो हमने पढ़े हैं, हर्ट के सारे काइंड शज्जा है, जायफ़ा है, गैर जायफ़ा है, उसके अंदर फिर और भी मज़ीद काइंड्स आ रहे हैं। तो जो आपने आपकी इस जो आपने एक्ट किया है हर्ट का, वो जिस कैटेगरी में फॉल करेगा उसकी जो सज़ा होगी आपको वही सज़ा मिलेगी। अर्श या दमन का यही मतलब है कि आपने जो एक्ट किया है, क्योंकि अर्श जो है हमारे पास वो था शज्जा के लिए और दमन हमारा सारा आ रहा था गैर जायफ़ा में, तो अगर आपने जिस टाइप का जो है हर्ट उनको पहुँचाया है किसी भी इंसान को, वो जिस कैटेगरी में फॉल करेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग अर्श या दमन जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सेक्शन 337 कॉजिंग हर्ट बाय मीन ऑफ अ पॉइजन। अगर आपने किसी को हर्ट पहुंचाया है जहर देने के ज़रिए से, पॉइजन के ज़रिए से, हुआ एडमिनिस्टर टू और कॉज टू बी टेकन बाय एनी पर्सन एनी पॉइजन और एनीथिंग स्टूपिफाइंग इंटॉक्सिकेशन और unwholesome drug or such other thing which intend to cause hurt to any person or intend to commit or to facilitate to commission of an offence or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt may in addition to imprisonment of arsh and daman provided for the kind of hurt caused be punished with having regard to the nature of the hurt caused with imprisonment of either description which may extend to 10 years। यानी कि अगर आपने किसी को एडमिनिस्टर किया है या को कोशिश की है कि किसी को एडमिनिस्टर किया जाए कोई भी पॉइजन, इंटॉक्सिकेशन, कोई भी ड्रग किसी भी किस्म का, और विद इंटेंट टू कमिट और टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफेंस, या आपने इस इंटेंशन के साथ कि वो कोई क्राइम करे और या उसको फैसिलिटी पहुंचाने के लिए अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपको जो पनिशमेंट होगी वो अर्श और दमन तो होगी, उससे जिस इस एक्ट के करने के बाद, इंटॉक्सिकेशन या ड्रग देने के बाद उस पर्सन ने जो भी क्राइम किया उससे जो भी नुकसान हुआ, हर्ट हुआ, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, अर्श में या दमन में, वो तो उसको पेनल्टी लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है ईदर डिस्क्रिप्शन आपको 10 ईयर्स की सज़ा भी हो सकती है। 337 के कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल restoration of property। Whoever causes hurt for a purpose of extortion from the sufferer or any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to detection
of any offense or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any other person interested in the sufferer to store or to cause restoration of property, any property or valuable security, or to the satisfy any claim or demand to give information which may lead to restoration of any property or valuable security in relation to punishment of qisas or daman, as the case may be provided for the kind of hurt caused be punished having regard to the nature of the hurt caused, with imprisonment which may extend to 10 years. अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपने किसी को हर्ट पहुंचाया, लेकिन हर्ट कैसे पहुंचाया, उसको एक्सटॉर्ट करके, एक्सटॉर्शन, ठीक है, उस एक्सटॉर्शन करके आपने कोई कटफिशट कराई, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपने ली, उसको कंपेल किया, आपने जो है किसी और की प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करवाना चाहिए, उसको हर तरह से कंपेल करके कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए जो कि आपके मतलब मिसकंडक्ट में शामिल हो रही हो, आपको फ़ायदा दे रही हो लेकिन वैसे मिसकंडक्ट में वो जो है फॉल कर रही हो, तो इस किस्म के हर्ट को, क्योंकि हर्ट तो ये भी है, इस किस्म के हर्ट को आप ये जिस कैटेगरी में फॉल करेगा उस हिसाब से आपको नंबर 1 आपको किसास सबसे पहले जो है इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अगर किसास में वो फॉल नहीं करता तो अर्श दमन, और उसके साथ साथ आपको 10 ईयर्स की पनिशमेंट भी मिलेगी। वैसे ये सेक्शन जो है ये इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं होते, मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखा जाए डीपली पढ़ने के लिए तो उस लिहाज से तो ठीक है। लॉ गेट के हवाले से ये इतनी ज़्यादा जो है वो यूज़फुल नहीं है, लेकिन हाँ जुडिशरी के हवाले से, FIA लीगल AD के हवाले से, जो AD के आपके एग्जामिनेशन आते हैं, FIA के लीगल के आते हैं, उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप देखें। जितनी ज़्यादा आपके पास डेप्थ नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा आपको उनको जो है क्रैक करने में अपने क्वेश्चन को आसानी होगी। सेक्शन 337L पनिशमेंट फॉर अदर हर्ट। अब ये तो हमने सारे जो है सीक्वेंस से पढ़े, लेकिन अब अगर इसके अलावा भी कोई हर्ट है तो उसके लिए क्या होगा वो हमें बताता है 337L। Whoever causes hurt not mentioned herein before which endangers life or which causes the sufferers to remain in severe bodily pain for 20 days or more, or renders him unable to follow his ordinary pursuit for 20 days or more, shall be liable to daman and also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. Whoever, subsection 2 है इसका, whoever causes hurt not covered in subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years और विद दमन और विद बोथ। अच्छा, कुछ हर्ट इस तरह के होते हैं जो कि ज़ाहिरी हमें पता नहीं चलते, लेकिन उनके करने से हमारे या तो मेंटल हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचता है, हम मतलब ऐसी हमारी कंडीशन हो जाती है, हमें फॉर एग्जांपल डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मेंटल हेल्थ पे हमारे असर होता है, कभी हम बहुत ज़्यादा फियर में चले जाते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम फॉर एग्जांपल 20 डेज़ के लिए इस कंडीशन में नहीं रहते कि हम अपने रेगुलर के टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें, या हमें मतलब बॉडीली कोई तकलीफ़ होती है, मतलब हमारी बॉडी हमारा काम नहीं कर रही होती, हमारा साथ नहीं दे रही होती, तो ये वाले जो हर्ट होते हैं जो कि उस कैटेगरी में शज्जा और इसके अलावा आपका जो है जरा जायफ़ा में फॉल नहीं करते, तो इसकी आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो दमन होगी, उसके साथ साथ आपको जो पनिशमेंट होगी वो 7 ईयर्स होगी, इधर डिस्क्रिप्शन। और इसमें सबसेक्शन 2 में ये बताया गया कि अगर इसके अलावा भी कोई हर्ट है जिसमें चलें आप 20 डेज़ तक अगर नहीं भी हैं तकलीफ़ में, बॉडीली तकलीफ़ में नहीं है, तो उसके लिए आपको जो है वो दमन के साथ साथ 2 ईयर की सज़ा हो सकती है, या सिर्फ दमन हो सकती है पेनल्टी, या दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सेक्शन पढ़ेंगे 337M, हर्ट नॉट लायबल टू किसास, यानी कि वो कौन से हर्ट हैं जो कि लायबल टू किसास नहीं हैं, जिसमें किसास नहीं हो सकता। हर्ट शैल नॉट बी लायबल टू किसास इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली इन सूरत हाल में, जो कि फॉलोइंग यानी कि नीचे दी गई सूरत हाल में आपका जो है लायबल टू किसास नहीं होगा हर्ट। व्हेन द ऑफेंडर इज़ अ माइनर और इंसेन, अगर ऑफेंडर जो है वो माइनर है या इंसेन है, जुर्म करने वाला माइनर है या इंसेन है, बच्चा या पागल, प्रोवाइडेड दैट ही शैल बी लायबल टू अर्श and also to ताज़ीर to be determined by the court having regard to the age of offender, circumstances of the case and nature of the hurt caused। यानी कि अगर कोई माइनर बच्चा है तो उसकी एज को देखा जाएगा कि उसके अंदर कितनी मैच्योरिटी है, वो ऑफेंस देखा जाएगा जो उसने किया है उसके लिए कितनी नॉलेज या मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही जो है उसको अर्श की सज़ा मिलेगी या ताज़ीर, यानी कि ताज़ीर जो है या अर्श उसको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ये एक प्रोविजो है। इसके अलावा जो बी है, व्हेन एन ऑफेंडर एट द इंस्टांस ऑफ द विक्टिम कॉजेज हर्ट टू हिम, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑफेंडर एट द इंस्टांस ऑफ विक्टिम, यानी कि विक्टिम ने खुद उससे कहा है कि मुझे हर्ट पहुंचाओ,
मुझे हर्ट करो। प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर में बी लायबल टू ताज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज टू हिम। जो ऑफेंडर है मे बी लायबल टू, उसको ताज़ीर हो सकती है जो उसने जिस किस्म का हर्ट जो है वो कॉज किया है। नंबर 3, when the offender has caused इतलाफ उज़्व of a physical imperfect organ of the victim and convict does not suffer from similar physical imperfection of such organ। when the offender has caused इतलाफ उज़्व of a physically imperfect organ, यानी कि अगर उसने कोई ऐसा ऑर्गन आपके बॉडी का जो है इतलाफ उज़्व किया है, यानी कि वो जो आपका ऑर्गन था बॉडी का वो फिजिकली इम्परफेक्ट था, उसमें कोई नुक्स था। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो हाथ है वो टूटा हुआ है या आपकी जो बाजू है वो टूटी हुई है, तो अगर उसको उसने जो है वो इत्तिलाफ़ उज़्व किया है एंड द कन्विक्ट डज नॉट सफ़र फ्रॉम सिमिलर फिजिकल इम्परफेक्शन ऑफ सच ऑर्गन, और अगर तो जो हमारा ऑफेंडर है उसका वो बॉडी पार्ट जो है उसमें ऐसी फिजिकल कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। देखिए, किसास का मतलब होता है सेम हर्ट, सेम बॉडी पार्ट, सेम इंटेंसिटी, हर एक चीज़ जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। जब एक इंसान आपके उस बॉडी पार्ट को जो है वो बिल्कुल आपके जिस्म से जुदा कर रहा है जो कि आपका फिजिकली इम्परफेक्ट है लेकिन है तो आपके साथ, मतलब अगर आपकी बाजू है वो टूटी हुई है, बेशक अब वो आपसे कोई काम नहीं कर सकते, तो उसने उस टूटी हुई बाजू को ही आपके जो है वो जिस्म से अलग कर लिया, तो अगर ये वाला नुक्स आपके ऑफेंडर के अंदर नहीं है तो आप उसका वो मतलब सही सलामत बाजू नहीं काट सकते। जो उसका बाजू बिल्कुल ठीक है वो नहीं काट सकते, यानी इस कंडीशन में किसास जो है वो नहीं हो सकता। हम पढ़ रहे हैं किसास किस किस सूरत में नहीं लायबल हो सकता। तो नंबर 1 हमने ये पढ़ा था कि एक माइनर इंसेन उस सूरत में नहीं हो सकता, अगर विक्टिम के कहने पे उसको ऑफेंडर ने हर्ट किया है तो भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर प्रोविजो भी इसमें दिए गए हैं कि किन सूरत हाल में हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऑफेंडर का वो बॉडी पार्ट ठीक है, इम्परफेक्ट नहीं है, तो आप उसको किसास नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर शेल बी लायबल टू अर्श एंड में आल्सो बी लायबल टू ताज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज टू हिम। देखें, अगर आप वो मतलब किसास नहीं कर सकते तो क्या होगा, इन्होंने बताया है कि अर्श आप कर सकते हैं या ताज़ीर की सज़ा मिल सकती है ऐसे काइंड के हर्ट के लिए। ठीक है, व्हेन द ऑर्गन ऑफ द ऑफेंडर लायबल टू किसास इज मिसिंग, और वो अगर जो जिस अपने हाथ का जो आपका फर्स्ट मतलब काटा गया है राइट या लेफ्ट, वो ऑफेंडर के पास है ही नहीं, यानी कि ऑफेंडर का फॉर एग्जांपल आपका राइट हैंड जो है वो ऑफेंडर ने आपका जो है वो इम्पार्ट कर दिया, मतलब जो है वो आपके डिसमेंबर कर दिया, तो वो जो है वो बॉडी उसके बॉडी पार्ट में है ही नहीं, ऑफेंडर के पास राइट हैंड है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, वो वाला ऑर्गन ऑफेंडर के बॉडी पार्ट में मिसिंग है जो कि उसने आपको हर्ट पहुंचाया है। प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर शेल बी लायबल टू अर्श एंड में आल्सो बी लायबल टू ताज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज टू हिम। अब इसमें यह है कि अर्श होगा एंड ताज़ीर होगा, वो होगा जो कि उसने जिस काइंड का हर्ट दिया है। अभी इसको अगर हम समअप करते हैं थोड़ा सा, सेक्शन 337M बहुत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी जुडिशरी के हवाले से और आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, रिटन टेस्ट के हवाले से। हर्ट नॉट लायबल टू किसास, सिमिलरली हमने पढ़ा था एक कत्ल अम्द नॉट लायबल टू किसास, ये भी आप थोड़ा सा जाके देख लीजिएगा, ये 300 आपका 307 सेक्शन होगा आई गेस, मेरे लास्ट जो है लेक्चर मैंने उसमें आपको बताया है। इसमें नंबर 1 आप सिंपल ये बताएंगे कि नंबर 1 किस पे नहीं होगा, ए एक माइनर इंसेंट पे लायबल नहीं होगा, बी अगर विक्टिम के कहने पे उसको हर्ट किया गया है तब भी नहीं होगा, सी अगर विक्टिम ने कोई ऐसा बॉडी पार्ट जो है वो आपका इत्तिलाफ़ उज़्व किया है जो कि इम्परफेक्ट था तब भी नहीं होगा किसास, और डी अगर वो बॉडी पार्ट ऑफेंडर के पास है ही नहीं तो आप किसास कहाँ से करेंगे, डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो उन सूरत हाल में इस प्रोविजो में बताया गया है कि किसास नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप एक दफ़ा मज़ीद जो है रीड आउट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने जो है सेक्शन 337N की तरफ। मैं आपको जो है एग्जांपल्स दे चुकी हूँ तो इसलिए हम ये एग्जांपल नहीं पढ़ते, आप अपनी जो है आसानी के लिए इसको मज़ीद डिटेल में समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इसको इलस्ट्रेशन को लाजमी पढ़ें, और जो चीज़ समझ में ना आए आप मुझे लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह वो आपको समझाने की कोशिश करूँगी। 337N केसेस इन विच किसास फॉर हर्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड।
अब हमने पढ़ा कि लाइबल किस सूरत में नहीं है, तो लाइबल का आपको पता चल गया। अब इन्फोर्स किस सूरत में नहीं हो सकता, हम वो पढ़ेंगे। द किसास फॉर अ हर्ट शेल नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। अब इन्फोर्स क्यों नहीं हो सकता, हम ये पढ़ेंगे। ए, व्हेन द ऑफेंडर डाइज बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ किसास। डेफिनेटली जब ऑफेंडर एग्जीक्यूशन ऑफ किसास से पहले जा चुका है, चल बसा, तो हम एग्जीक्यूट के कहाँ से करवाएंगे, नहीं करवा सकते। बी, when the organ of the offender liable to किसास is lost before the execution, यानी कि पहले तो जब उसने ऑफेंस किया था ऑफेंडर ने, उसका राइट हैंड उसके पास मौजूद था, लेकिन जैसे ही उसने किसास अपना जो है एक ऑफेंस किया, ठीक है, ऑफेंस के बाद जब वो जा रहा था, फॉर एग्जांपल रास्ते में जा रहा था और उसके हाथ में चोट लगी या हाथ उसका किसी तरह से कट गया या मतलब ख़त्म हो गया, गिर गया, टूट गया, कुछ भी हुआ, जब वो उस वक्त अवेलेबल नहीं है, जब किसास का एग्जीक्यूशन का टाइम है, तो हम किसास नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका एक प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट ऑफेंडर शेल बी लायबल टू अर्श एंड मे आल्सो बी लायबल टू ताज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज टू हिम। यानी कि जो जिस तरह का आपने नुकसान पहुंचाया है विक्टिम को, उसका जो हर्ट के अंदर जिस काइंड में वो फॉल कर रहा है, उसको उसकी सज़ा मिलेगी अलॉन्ग विद अर्श, ठीक है। व्हेन द विक्टिम वेव्स द किसास और कंपाउंड द ऑफेंस विद बदले सुलह। अगर विक्टिम वेव कर देता है किसास के राइट को, या कंपाउंड या सुलह कर लेता है, या वेव्ड ऑफ कर लेता है, ठीक है। और डी में है व्हेन द राइट ऑफ किसास डिवॉल्व्स ऑन द पर्सन हु कैन नॉट क्लेम किसास अगेंस्ट द ऑफेंडर अंडर दिस चैप्टर। अगर तो वो डिवॉल्व कर रहा है कि ऐसे पर्सन के जो है सराउंडिंग में जो कि किसास क्लेम करने का उसके पास राइट है ही नहीं, ठीक है। व्हेन द राइट ऑफ किसास डिवॉल्व्स ऑन द पर्सन हु कैन नॉट क्लेम किसास, ऐसे पर्सन को किसी को अगर राइट है जो कि किसास क्लेम कर ही नहीं सकता अगेंस्ट द ऑफेंडर, ऑफेंडर के अगेंस्ट में अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजन से हम ज़्यादा इसको बेटर समझेंगे, दैट द ऑफेंडर शेल बी लायबल टू अर्श इफ देयर इज एनी वली अदर देन द ऑफेंडर, and if there is no wali other than the offender he shall be liable to ताज़ीर provided for the kind of hurt caused to him। इसका सिंपल ये मतलब है कि अगर आपका जो वली है वही आपका ऑफेंडर है, ठीक है, वली आपका ऑफेंडर है जिसने आपको मारा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी वालिद ने बेटे को, या बेटे ने वालिद को, या दादा ने पोते को, पोते ने दादा को, इस तरह का जो मतलब वली वही हो, यानी कि आपके जो फादर होते हैं वो आपके वली होते हैं, और अगर फादर चले जाते हैं तो बेटा उनका वली होता है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो डेफिनेटली वो जो एक ऑफेंडर किसास कहाँ से क्लेम करेगा, ऑफेंडर नहीं कर सकता किसास क्लेम, क्योंकि वली तो वो है। तो यहाँ पे जब अगर वली जो है दूसरा कोई है अदर देन ऑफेंडर, तो किसास हो सकता है, अदरवाइज जो है फिर क्या होगा, उसको ताज़ीर होगा। ताज़ीर के साथ साथ जो उसने हर्ट किसी को पहुंचाया वो हर्ट उसको जो है सिमिलर उसके जो सज़ा है वो मिलेगी, और इसके अलावा इसको अर्श भी पे करना पड़ेगा जो सबसे पहले लिखा हुआ है, दैट द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श, ठीक है। अच्छा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर, in all cases of hurt the court may, having regard to the kind of hurt caused to him in addition to payment of arsh, award ta'zir to an offender who is previous convict, habitual or hardened, desperate or dangerous criminal, or the offense has been committed by him in the name or pretext of honor। यानी कि इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा था किसास के बारे में, हर्ट्स के बारे में, उन सब के अलावा भी कोर्ट्स के पास जो है ये राइट है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, हार्डेंड मुजरिम है, डेस्पेरेट या डेंजरस क्रिमिनल है, तो उसको सज़ा दे सकती है, और अगर उसने कोई ऑनर किलिंग की है तो भी उसको सज़ा मिलेगी, except all the sections which we have studied in our complete chapter 16, provided that the ta'zir shall not be less than 1/3 of the maximum imprisonment provided for the hurt caused if the offender is a previous convict, habitual, hardened, desperate or dangerous criminal, or if the offence has been committed by him with the name of on the pretext of honor। अगर ऑनर किलिंग का मामला है, या हैबिचुअल ऑफेंडर है, हार्डेंड मुजरिम है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है, डेस्पेरेट और डेंजरियस क्रिमिनल है, तो जो उस हर्ट की एक्चुअल सज़ा है उसका 1/3 उसको जो है सज़ा मिलेगी। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको वली को भी देख लेते हैं। वली इन केस ऑफ हर्ट, इन केस ऑफ हर्ट द वली शेल बी द विक्टिम वली इन द केस ऑफ हर्ट, हर्ट के केस में जो विक्टिम है वो हमारा वली होगा। इसको हम मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। 337 O, in the case of hurt the wali shall be A,
the victim, provided that the victim is a minor or insane, his right of qisas shall be exercised by his father or paternal grandfather howsoever. ठीक है. B, the heirs of the victim if the latter dies before the execution of qisas, and the government in case in the absence of the victim or his legal heirs. वली कौन हो सकता है हेड के केसेस में? नंबर 1 तो पहले वो विक्टिम ही होगा. ठीक है. या तो विक्टिम अगर माइनर है या इनसेन है तो उसके जो है फादर, ग्रैंडफादर या जो भी उनके फैमिली में उनका बड़ा मौजूद है. और इसके अलावा जो विक्टिम के हेयर्स हैं अगर उनमें कोई किसी का इंतकाल हो चुका है एग्जीक्यूशन ऑफ किसास से पहले. ठीक है. और इसके अलावा सी में गवर्नमेंट भी हो सकती है अगर कोई लीगल हेयर अवेलेबल नहीं है विक्टिम का. तो विक्टिम वली जो है वो हर्ट के केसेस में ये 3 जो है वो हो सकते हैं, ABC. एग्जीक्यूशन ऑफ किसास ऑफ हर्ट. किसास शेल बी एग्जीक्यूटेड इन पब्लिक बाय एन ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर हु शेल बिफोर सच एग्जीक्यूशन एग्जामिन द ऑफेंडर एंड take due care so as to ensure that the execution of qisas does not cause the death of the offender or exceed the hurt caused by him to the victim. qisas जो है वो एग्जीक्यूट होगा पब्लिक में, इन पब्लिक बाय ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर. एक ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर सबसे पहले ये तस्दीक करेंगे कि अगर हम किसास करते हैं हर्ट का तो उस बंदे की डेथ भी नहीं होगी और वो जो हर्ट है वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा जितना कि उसने विक्टिम को पहुंचाया है. इसका नंबर 2 है सबसेक्शन 2. द वली शेल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इफ द वली और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट प्रेजेंट आफ्टर हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द डेट, टाइम एंड प्लेस by the court, an officer authorized by the court in this behalf shall give permission for the execution of qisas. यानी कि वली का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. अगर वली प्रेजेंट नहीं है तो उसके बिहाफ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जिसको रिप्रेजेंटेटिव उसने बनाया है अगर वो उस डेट पे नहीं आ रहे, डेट, टाइम और उस प्लेस पे अगर नहीं आ रहे तो ऑथोराइज जो हमारे कोर्ट ऑफिसर्स हैं उनकी परमिशन के बाद जो है वो किसास की एग्जीक्यूशन उनकी एब्सेंस में हो जाएगा, जिस तरह हमने कत्ल में पढ़ा था. ठीक है. नंबर 3, if the convict is the woman who is pregnant, the court may, in consultation with the authorized medical officer, postpone the execution of qisas up to a period of 2 years after the birth of the child, and during the period she may be released on bail. जैसा कि हमने पहले अपना जो है कत्ल के केस में पढ़ा था, हार्ट में भी सिमिलर है कि अगर वो जिसने हार्ट किया है वो एक औरत है जो कि प्रेग्नेंट है तो जब तक जो है वो उसका टाइम पोस्टपोन रहेगा जब तक कि वो बेबी डिलीवर नहीं कर लेती, उसके 2 साल तक भी जो है उनका ये किसास जो है वो पोस्टपोन रहेगा. उनको बेल पे रिलीज़ किया जाएगा और अगर बेल पे रिलीज़ नहीं किया जाता तो उनको सिंपल जो है वो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, और अगर बेल पे रिलीज़ किया जाता है तो वो उनकी सिक्योरिटी फर्निश करने के बाद उनको जो है हम बेल पे करेंगे जब वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगी कि वो बेल पे जाने के बाद वो दोबारा जब उनको कोर्ट की तरफ से बुलावा आएगा तो वो प्रेजेंट होंगी. तो यहाँ पे हमने जो है अपने जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे हमारे हर्ट के हवाले से वो हमने कवर कर लिए. और मैंने क्योंकि जो है आपको यहाँ पे बता दिया था कि कौन कौन से हमारे सेक्शंस जो है जुडिशरी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से हमारे जो है वो लॉ गेट और FIA लीगल एडी वगैरह के हिसाब से जो है वो इम्पोर्टेंट थे. तो यहाँ पे जो हमने 337P पढ़ा था इसमें हमने एग्जीक्यूशन ऑफ किसास भी पढ़ लिया. ठीक है. और किसास लायबल कहाँ पे नहीं होता हमने ये भी स्टडी किया है, और किसास कहाँ पे इन्फोर्स नहीं होता ये भी हमने स्टडी किया है. तो किसास कहाँ पे लायबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, ये जो है आपको मिला के पढ़ने हैं अपने कत्ल के साथ. जब आप कत्ल का जो वो पोर्शन पढ़ेंगे उसकी जो सेक्शंस पढ़ेंगे, जब आप वो इनको मिला के स्टडी करेंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद जो है वो बिल्डअप होंगे कि ये किस तरह से हमारा हार्ट में किस तरह से है और हमारा कत्ल में किस तरह से. तो सेक्शन आपको मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो मेमोराइज होंगी. अगर इस पूरे जो है हार्ट में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप जो है वो मुझे कमेंट करें. आप कमेंट करेंगे जो भी आपका इसमें क्यूरी है, जो भी क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए, जिस पे आपको वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं वो ट्राई करूँगी कि मैं उस पर मज़ीद क्लियर एक वीडियो बनाऊँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बूस्ट हो सके और आपकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो इतने क्लियर हों कि जब आपसे पूछा जाए कि हर्ट कहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं है, किसास हर्ट में कहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं है और कहाँ पे कत्ल में, तो फ़ौरन से जो है वो उसका आंसर आपके माइंड में आ जाए. तो यहाँ पे हमारा हर्ट का जो है वो चैप्टर ऑलमोस्ट क्लियर हुआ. यहाँ से आगे अगर आप पढ़ना चाहें सिंगल ऑर्गन और डबल ऑर्गन और जो हमारे पास पेयर 4 के पेयर में आते हैं ऑर्गन, उनके लिए क्या क्या किसास है, टीथ के लिए क्या किसास है, तो आप ये सेल्फ स्टडी करें कि कुछ समझ में ना आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं.
तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और जितने रिमेनिंग सेक्शंस हैं लॉ गेट के हवाले से मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले मैं आपको वो सेक्शन जो है वो क्लियर करूं, ताकि जिन जिन जो है कैंडिडेट्स का जुलाई में लॉ गेट का पेपर है वो अपना जो है क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।